हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में खान जीएस रिसर्च सेंटर के पॉलिटी को देखने वाले हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने काफ़ी बार कहा था कि पॉलिटी का क्लास स्टार्ट करिए, तो आइए आज के इस क्लास में पॉलिटी को देखते हैं। अगर आप लोग इसका और भी क्लास देखना चाहते हो, यानी कि खान सर का नोट्स को आप देखना चाहते हो, तो आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। आपके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी क्लास हो सकता है, सारा क्लास यहाँ पर अवेलेबल है। आप अगर बीपीएससी है, दरोगा है, इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट आकर ज़रूर चेक करिएगा। आपके लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट वगैरह भी अवेलेबल है। क्लास को देखिए, क्लास कैसा लगता है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप में से जो भी लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप लोग क्लास को रिपीट करके देख लीजिए। 1 से 2 से 3 बार देखिएगा। काफ़ी स्लो काफ़ी आराम से आज के इस क्लास को कवर करने वाले हैं। और आप लोग यहाँ पे एक बात ध्यान दें, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, शायद आपको आपके फ़ोन पे देखने में हो सकता है थोड़ा बहुत परेशानी आए। सबसे अच्छा है कि आप लोग अपने फ़ोन को रोटेट कर लें। जहाँ पे भी आप बैठकर क्लास देख रहे हो, जिस भी कंडीशन में देख रहे हो, आप मोबाइल को रोटेट कर लीजिए, यानी कि स्लीपिंग मोड में डालिए और फिर क्लास को देखिए। आपको स्क्रीन पे अच्छे से हर एक जो अक्षर यहाँ पे आपको दिख रहा है सही से दिखना चालू होगा, क्योंकि यहाँ का ये जो आप देख रहे हो लिखावट कुछ इस तरीके का है जो इसे किसी भी कंडीशन में इससे बेस्ट आप लोगों के लिए बनाना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए कहा गया कि आप लोग मोबाइल को रोटेट जरूर कर लें, क्लास को ध्यान से देखें। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज का यह आपका टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान से। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब की ज़रूरत पड़ती है उसी का नाम क्या है? भारतीय संविधान। इस किताब में टोटल 22 लेसन हैं। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं, और अनुच्छेदों की संख्या है 395, यानी कि 395। अब यहाँ पे भाग 1, जिसमें कि संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है, उसे समझते हैं। और ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में दिया गया है। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखें, भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। कॉन्फेडरल यानी कि परिसंघ। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। ध्यान रखें, परिसंघ में कह रहे इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। किसमें? परिसंघ में। संघ को देखते हैं, जिसे आप फेडरेशन कहते हैं। संघ राज्य मिलाकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं, और इसे देश मतलब कहते हैं आप इन शक्तियों का प्रयोग करें, और ये देश को कहते हैं ना कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करिए। इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। अब आ जाइए यूनियन यानी कि संघ। इससे राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। ध्यान रखें, अमेरिका के बारे में पूछेगा तो अमेरिका एक क्या है? फेडरेशन है, और भारत क्या है? एक यूनियन है, यानी कि संघ है। अनुच्छेद 2 पर आ जाइए। संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है उसे भारत में मिला सकते हैं, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे एग्जाम्पल में सिक्किम आप ध्यान रखेंगे। यानी कि अनुच्छेद 2 जो है, इसके तहत भारत में कोई भी राज्य मिल सकता है, कोई भी देश मिल सकता है, कोई भी बाहरी जो अभी तक नहीं मिला है भारत में, उसे अगर भारत में मिलाना हो उसके लिए आपको अनुच्छेद 2 को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सिक्किम, इसके लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ। इसी के तहत सिक्किम को यह
सहराज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का क को जोड़ा गया था। लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन करके 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। यहाँ पर तो आपको याद करना ही पड़ेगा, सिक्किम को 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया? राज्य, 22वें नंबर का। आ जाइए अनुच्छेद 3 पर। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को नाम, सीमा, क्षेत्र इन सब में परिवर्तित कर सकती है। ध्यान रखें, अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को उसका जो नाम है, सीमा है, क्षेत्र यानी कि एरिया है, इन सब में चेंजिंग कर सकती है। जैसे में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। जैसे आपको पता है, देखिए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आपको ध्यान रखना है 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ है। अनुच्छेद 4 को समझते हैं। जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी कि किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके, ध्यान रखें, किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। ध्यान रखें, अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है जिसमें कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। आशा है यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे। अब आ जाइए अखंड भारत को समझिए। हमारा भारत अखंड भारत है। सबसे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अगर पूछेगा, बताइए भारत का जो मतलब कहिए कि भारत का जो टुकड़ा किया गया, सबसे पहले कौन सा देश बना, तो ध्यान रखें भारत सबसे पहले अफगानिस्तान से, ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान को एक अलग प्रांत, एक अलग देश कहिए कि बना दिया, अलग कर दिया गया। कब? 1893 में। कौन सा लाइन खींच करके? तो डूरंड लाइन। आपको पता है भारत और अफगानिस्तान के बीच में यही लाइन है। कौन सा? डूरंड लाइन है। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा होता है 1935 में, जिसमें कि म्यांमार यानी कि बर्मा जो है ये अलग हो गया था। ध्यान रखिएगा, सवाल यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, अखंड भारत का पहला टुकड़ा अफगानिस्तान बना। अखंड भारत का जब दूसरा टुकड़ा हुआ तो 1935 में म्यांमार बना। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा होता है 1947 में। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना है। पूर्वी पाकिस्तान अभी जो है बांग्लादेश का रूप ले चुका है। रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बीच का जो बॉर्डर है उसको जीरो लाइन से आप जानते हो। अंग्रेजों ने देशी रियासत को 3 विकल्प दिया था। पहला, पाकिस्तान में मिल जाए, दूसरा भारत में मिल जाए, तीसरा स्वतंत्र देश खुद को घोषित कर ले। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में टोटल 552 से अधिक देशी रियासत थी। 552 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसीलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर आप यूनियन बना लीजिए। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सबसे पहला सरदार पटेल थे, दूसरा वीपी मेनन थे और तीसरा माउंट बेटन। आपको ध्यान रखना है। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। मतलब समझ लीजिए 552 से जो अधिक रियासत थे ये सभी भारत में कहिए कि मिल चुके थे, जिनको भी मिलना था, ठीक है। लेकिन 3 थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे। और यहाँ पे ध्यान रखें
यूनियन बनाने के लिए सरदार पटेल, वीपी मेनन साहब थे और माउंटबेटन थे। इन तीनों का नाम तो आपको जुबान पे रखना ही है, यहाँ से सवाल बनकर आता ही है। अब देखिए हैदराबाद को समझिए। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया था। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। ध्यान रखें, हैदराबाद अगर पूछेगा किस मिशन के तहत भारत में मिला है, तो उसका नाम है पोलो। क्या नाम है? पोलो नाम है। जूनागढ़, यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला लिया। किसे? जूनागढ़ को। जूनागढ़ गुजरात का एक रियासत था जो कहाँ पर जाना चाहता था? पाकिस्तान में। लेकिन सरदार पटेल जो थे जनमत संग्रह करवा के, यानी कि पब्लिक का जो ओपिनियन है वो ले करके उसे कहाँ पर मिला लिए? भारत में। आ जाइए नंबर 3 जम्मू कश्मीर पर। यहाँ की जनता मुस्लिम थी लेकिन राजा हिंदू थे। नाम क्या था? हरि सिंह। जम्मू कश्मीर की जो मैक्सिमम जनता थी वो क्या थी? मुस्लिम। लेकिन वहाँ के राजा कौन थे? हिंदू राजा थे, हरि सिंह। उन्होंने कहा कि हम न भारत में रहेंगे न ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान क्या किया कि आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बना लिया। डेट कौन सा था? 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह कहिए कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में जम्मू कश्मीर को मिला देते हैं। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्य ABCD में बांटा गया है। ABCD देखिए, ए में क्या है? वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। बी में था वह राज्य जहां पर देशी रियासतों का शासन था। सी का मतलब हो गया वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। और डी में था केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ पे एस के धर समिति है, इसे समझिए, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एस के धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का इन्होंने विरोध किया। किसने? एस के धर कमेटी ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का विरोध करते हैं ये। नंबर 2 JVP समिति, इसमें यानी कि आपका जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और सरदार पटेल थे। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध कर दिया। फिर आ जाइए 1952 में 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और क्या होता है? फिर जनता का विरोध बढ़ गया। इसकी वजह से क्या होता है? नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कब अलग होता है? मतलब अलग कहिए कि भाषाई राज्य पर अलग हो जाता है 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए ध्यान रखें 1953 यानी कि 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD इन सब को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भाषाई आधार पर 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया था। ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन 7वां था जो कि 1956 में हुआ था। 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश
14 + 6 20 होता है। 20 आप आसानी से याद रख सकते हैं। पेप्सू, देखिए समझिए, पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ। ठीक है। इस प्रकार भारत का एक विशाल सम्राट जो सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें कि 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। पहले केंद्र में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थी, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और जो लद्दाख है, इनको 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना करके इनकी संख्या जो है केंद्र शासित प्रदेश की 9 कर दी गई। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव 2 अलग हैं, इन्हें एक कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान रखेंगे। आशा है यहाँ तक आप अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे। अब आ जाइए भाग सेकेंड, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में क्या क्या है समझते हैं। इसमें नागरिकता की बात कही गई है। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 अगर आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग तरीके के तरह का नागरिकता है, उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। देखिए, कोई भी देश अपना मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं। भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि राज्यों के निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। सवाल पूछा जाता है, नागरिकता जो है ना किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। नागरिकता पर जो पहला विवरण है अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु ने। नागरिकता पर पहला विवरण का मतलब आप समझिए कि विचार है ना, वो अरस्तु ने दिया था। भारत की नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। ठीक है, 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 यानी कि 1986 में किया गया था। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में हुआ है। नागरिक होने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब दिया जाता है। गैर नागरिक जो भारत का ये लोग नहीं हैं, उन सबको पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब सुविधा नहीं मिलती है। ये अलग बात है, कुछ जो लोग वगैरह हैं जो दूसरे देश के हैं वो गलत तरीके से बनवा लिए हैं, लेकिन संविधान के तहत ऐसा उनको मिलने सुविधा का ये कहिए कि मिलना पॉसिबल नहीं है। अनुच्छेद 5, संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना था तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई थी जो उस समय भारत के अंदर में थे। यानी कि जब संविधान हम लोगों का बनकर तैयार हुआ था उस वक्त जितने भी लोग भारत में थे सभी को नागरिकता दे दी गई। ये अनुच्छेद 5 में है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 5 में सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जब भारत में संविधान लागू हो रहा था उस वक्त सभी लोगों को नागरिकता दिया गया। सही बात है। किस अनुच्छेद में यह बात है? 4, 5, 6, 7, वहाँ पे आपको बताना है। ये अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 6 को समझिए। पाकिस्तान से भारत आए लोगों का नागरिकता किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है। और ये जो है ना कहिए कि परमिट रूल जो है लागू होता है 19 जुलाई 1948 से। आ जाइए अनुच्छेद 7 पर। इसके तहत स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 में ये बात कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 7 के तहत क्या हुआ है ना, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। यह बात अनुच्छेद 7 में कही गई है। अनुच्छेद 8, विदेश भ्रमण एवं
नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अगर कोई लोग विदेश जाते हैं घूमने के लिए, नौकरी करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, तो क्या उसका नागरिकता समाप्त होगा? तो जी नहीं, नहीं होगा, सही बात है। लेकिन ये किस अनुच्छेद में है? इसके लिए आपको अनुच्छेद 8 को देखना पड़ेगा। अनुच्छेद 9 को देखिए। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश का नागरिक बनते हैं तो भारत का नागरिकता उनसे छीन लिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। यह अनुच्छेद 9 में कही गई है। अनुच्छेद 10, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य न करे। अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 11, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। अनुच्छेद 11 के ही तहत नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी और यह जिम्मेदारी किसके पास है? तो यह है गृह मंत्रालय के पास। अब नागरिकता प्राप्त करने की विधियां हैं, इसे रहने देते हैं फिलहाल। देखिए, वीजा को समझिए। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही वीजा कहते हैं। बिना वीजा के आप किसी देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पासपोर्ट, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे आप पासपोर्ट कहते हैं। फिर आ जाइए CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 में नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक, जिसमें कि टोटल 6 तरह के थे, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, इन सबको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस विधेयक से भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी कहिए कि छूट देते हुए इसकी अवधि केवल 5 वर्ष तक के लिए कर दिया गया। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। NRC भारत की राष्ट्रीय नागरिक पंजी, भारत सरकार के द्वारा निर्मित एक यह पंजी ऐसा है, इसके तहत आप ध्यान रखें, इसमें उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक यानी कि वैध नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। कौन सा? NRC। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहाँ से भागकर भारत आ गए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों के द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप NRC लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें NRC के तहत नागरिकता दे दीजिए। ध्यान रखें, 2015 में NRC का रजिस्टर बनने लगा। NRC का रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि 4 माह के अंदर आप अपने आप को साबित नहीं करेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है वहाँ पर आपको साबित नहीं कराता है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। यदि सुप्रीम कोर्ट में भी आप साबित अपने आप को नहीं कर पाएंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। NPR राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। NPR देश के निवासियों का एक रजिस्टर है
इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। ठीक है, आपका जो परिवार है वो कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर एनपीआर कह रहा है कि बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा आ पाएगा। अब भाग 3 पर आ जाए, यानी कि मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल जो राइट्स है, जिसमें कि आपने काफ़ी बार देखा होगा अनुच्छेद 12 से 35 का चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, समझिए फिर से। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। यूएसए के संविधान से ये लिया गया है। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अब आ जाइए 14 से 18 में क्या है, इसमें समता यानी कि समानता का अधिकार की बात कही गई है। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि कानून दो समान संरक्षण की व्यवस्था जो है ये अमेरिका से ली गई है। अनुच्छेद 15, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान यानी कि सरकारी संस्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16, लोक निर्वाचन यानी कि सरकारी नौकरी की समानता। इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय तक के आरक्षण की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत जो है इसका अंत। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। देखिए, इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने काफ़ी बार कहा था कि रिपीट करके आप लोग ध्यान रखें। अगर आपको समझने में परेशानी आ रहा हो, कहने का मतलब फर्स्ट टाइम आप अगर इसे पढ़ रहे हैं ना, आप क्लास को रिपीट करके देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। स्टार्टिंग में ही कहा गया था काफ़ी बेस्ट वाला यह आपका क्लास है, ऐसा क्लास शायद ही आपको मिले, तो आप लोग रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, भाग 3 मूल अधिकार के बारे में है और ये 12 से 35 तक में दी गई है। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 मूल अधिकार की परिभाषा यानी कि अनुच्छेद 12 में ना मूल अधिकार क्या है नहीं है उसके बारे में परिभाषित की गई है। अनुच्छेद 13 में यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, या फिर उसे आप कहिए छोटा किया जा सकता है। ठीक है, कम किया जा सकता है। समता या फिर कहिए समानता, इसका अधिकार ये 14 से 18 में है। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। अनुच्छेद 14 कहाँ से? ब्रिटेन से। जबकि कानून दो समान संरक्षण की जो व्यवस्था है अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 15, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर सार्वजनिक स्थान जिसमें कि आपका ये जो कहिए कि सरकारी संस्थान आते हैं ना, यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16, लोक निर्वाचन यानी कि सरकारी नौकरी की समानता है। इनमें ना पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की भी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत के बारे में इसमें बात की गई है। अब आ जाइए स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपका 19 से लेकर के 22 में है। अनुच्छेद 19 के आई में आपको देखना है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता,
झंडा लहराने, पुतला जलाने, आरटीआई और प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 19 में। देखिए नंबर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे आप नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया था, ये सारी बातें आप अनुच्छेद 19 में ले सकते हैं। ये सारी बातें, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है 19 में। संगठन बनाइए, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है। संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है, बल्कि यह कानूनी अधिकार हो चुका है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक, उसी के तहत कहिए कि मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। इसे अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार में रख दिया गया। फिर देखिए व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 को याद रखें, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। नंबर फर्स्ट, एक गलती की एक ही सजा। सेकेंड, उस समय, मतलब सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। नंबर थर्ड, सजा के बाद भी कैदी को ना संरक्षण दिया जाएगा। ये सारी बातें अनुच्छेद 20 में कही गई है, ध्यान रखिएगा। किसमें? अनुच्छेद 20 में। ध्यान दें, अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं दे दे तब तक वह अपराधी नहीं माना जाता है। यह किसमें कही गई है? अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? जब तक कोर्ट के द्वारा किसी भी इंसान को अपराधी घोषित न कर दिया जाए तब तक वो दोषी नहीं कहलाएगा। अनुच्छेद 21, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। किसके तहत? 21 के तहत। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोर दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी का कोई उजागर नहीं किया जा सकता है। ध्यान दें, अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता है, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार माना गया है। किसे? 20 और 21 को सबसे पावरफुल माना गया है, ध्यान रखेंगे। पावरफुल मूल अधिकार किसे? 20 और 21 को। अनुच्छेद 21 के क के तहत ध्यान रखें, इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का अधिकार इसी के तहत दिया गया है। किसके तहत? 21 के क के तहत। इसे 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ है ना, उसी के द्वारा जोड़ा गया। किसे? 21 के क को। अब आ जाइए अनुच्छेद 22 पर। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण यानी कि रक्षा करती है। नंबर फर्स्ट, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट यानी कि कारण बताना होता है। सेकेंड, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सह शरीर प्रस्तुत किया जाएगा, मतलब पूरा सही कंडीशन में। इसे ध्यान रखें, इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। नंबर थर्ड, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार दिया गया है। ये बात अनुच्छेद 22 में कही गई है। अनुच्छेद 22 में कितना बात है? 3 बात है। कौन कौन सा? बिना वारंट के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, बताना पड़ेगा कारण। सेकेंड, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना होता है। और थर्ड, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 22 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 22 के तहत। निवारक विरोध अधिनियम, देखिए इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद करके रख सकती है। नज़रबंद को समझिए, किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है उसे नज़रबंद कहा जाता है।
नज़रबंद होटल हो, आवास हो, जेल हो, कहीं पर भी आप कर सकते हैं। मतलब बस पब्लिक से मिलने नहीं देना है, उसे आप कैदी के रूप में नहीं कह सकते हैं। भारत में मुख्य निवारक विरोध अधिनियम देखिए, निवारक विरोध अधिनियम 1950, यह भारत का पहला निवारक विरोध अधिनियम है। 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया। मीसा, इसे 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिस कारण से 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसे 1980 में लाया गया है और अभी तक यह चालू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस इनकाउंटर कर देती है। फिर आता है टाडा, इसे 1985 में लाया गया। आतंकवादी के विरुद्ध इसे लाया जाता है। इसका काफ़ी दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पे आप फटाफट एक बार कब कब कौन सा ये कानून आया, या जो तीनों है चारों है, और इसे कब ख़त्म किया गया समझिए। टाडा 1985 में आया, 95 में ख़त्म हो गया 23 मई को। रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में आया और इसके तहत पुलिस इनकाउंटर करती है। मीसा 1971 में आया और 78 में समाप्त हो गया। निवारक विरोध अधिनियम 1950, यह 1950 में आया और 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या नहीं तो इसे आप लिख कर रख लीजिए। फिर आता है पोटा, यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ किया गया और 2004 में समाप्त कर दिया गया। एक कानून था जिसका नाम था पोटा। ये मत समझिएगा कि यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाता है, यहाँ से सवाल आता है, इसीलिए आप इसे जरूर याद कर लें। क्या नाम है? पोटा। क्या नाम है? पोटा नाम है। कब आया था? पोटा आया था कब? 2001 में। समाप्त कब हुआ? 2004 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 को समझते हैं। अनुच्छेद 23, बलात्श्रम। बलात्श्रम का मतलब जबरदस्ती काम करवाना, और बेरोजगारी मतलब बिना वेतन पर रोक लगाया गया। किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात्श्रम कहिए या फिर बेगारी कहिए, ये कराया जाता है। अनुच्छेद 24, 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 24 नहीं, यहाँ पर तो 14 होना था ना, 14 वर्ष होता है। कितना? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप जबरदस्ती काम पे नहीं लगा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में दी गई है। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की चर्चा, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपान जो तलवार होता है, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टिक्की रखने का स्वतंत्रता दिया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 25 के तहत। याद रखिएगा, अनुच्छेद 25 के तहत ये धार्मिक यानी कि धर्म से जुड़ा हुआ कुछ स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को दी गई है, जिसके तहत सिख को कृपान यानी कि तलवार, मुस्लिम को दाढ़ी और हिंदुओं को टिक रखने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26, इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक सामूहिक जो स्वतंत्रता है, इसके तहत यज्ञ करिए, हवन करिए, समाज ये सड़क पर जो नमाज पढ़ने की अनुमति है दी गई है। किसके तहत? अनुच्छेद 26 के तहत। 27, धार्मिक कार्य के लिए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। संस्कृत एक भाषा है, न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, न कि इस्लाम धर्म का शिक्षा है यह। अर्थात सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का कह रहा है कि उल्लंघन नहीं करती है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है अल्पसंख्यकों के लिए। देखिए अनुच्छेद 29, इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से रोक नहीं लगाएगी। अनुच्छेद 30,
अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकता है, सरकार उसे भी धन देगी। ध्यान रखिएगा 29 और 30। 29 के तहत इसमें कह रहा है अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से रोक नहीं लगाएगी। अनुच्छेद 30 का कहना है अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्थान खोल सकते हैं, सरकार उसे क्या करेगी, धन देगी। अनुच्छेद 31 इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है जो मूल संविधान कहिए या फिर कहिए कि जो किंतु 44वां संविधान संशोधन है 1978 के द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया है। रिमार्क यानी कि ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं ना कि अनुच्छेद 19 के 6 में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, अनुच्छेद 19 के 6 में अर्जित की गई संपत्ति के बारे में चर्चा की गई है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। सेकेंड यहाँ पे समझिए, मूल अधिकार को हम से सरकार या जनता कोई भी नहीं छीन सकता है, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती है। कानूनी अधिकार जो है उसको जनता नहीं छीन सकती किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया है। आ जाइए अनुच्छेद 32 पर। अनुच्छेद 32 क्या कह रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार, फिर से देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास टोटल 5 तरह का रिट कहिए या याचिका कहिए कि जारी कर सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, फिर पति है, फिर परमेश्वर है, उसका अधिकार है। क्या, एक मिनट देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण सबसे पहले से समझिए, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देती है कि 24 घंटे के अंदर सशरीर उसे न्यायालय में आप पेश करें। ये हो गया आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पे यह जारी किया जाता है। कौन सा, परमादेश। अधिकार परीक्षा है, जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है, उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। अधिकार परीक्षा मतलब मान लीजिए ना कि आप दरोगा हैं और आप एसपी लेवल का कोई काम करने के लिए चले जाइएगा, तो कौन सा आप पे लगेगा, ये रीट आप पे कौन सा लगेगा, तो अधिकार परीक्षा लगता है। अनुच्छेद 352 को समझिए, राष्ट्रीय आपात के दौरान केवल कह रहा है 20 और 21 को ही ऐसा अनुच्छेद है जिसे वंचित नहीं किया जा सकता। अभी आपने 20 और 21 को अच्छे से देखा था। देखिए, फिर आता है प्रतिषेध। यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लगाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिषेध। फिर आता है उत्प्रेषण। यह भी ऊपरी न्यायालय से निचली न्यायालय पर तब लगती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुका हो। यानी कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है ना, ये ऊपर का जो पावरफुल है मतलब कोर्ट होता है उसके द्वारा निचली कोर्ट पर लगाया जाता है। ध्यान दीजिए, अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के रूप में कहा है। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 को अंबेडकर साहब क्या कहे थे, संविधान का आत्मा। अब देखिए, किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, प्रस्तावना को। नोट करने वाली बात क्या है, यह 5 प्रकार के रीट को अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, 226 के तहत। ये जो 5 रीट अभी आपने देखा ना, ये हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। आ जाइए अनुच्छेद 33 पर। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है।
अनुच्छेद 34, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर अगर मार्शल लॉ पूछेगा तो आपको बताना है AFSPA था, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट था। आ जाइए अनुच्छेद 35 पर। भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा की गई है। मूल अधिकार को 7 श्रेणी में बांटा गया था, लेकिन अभी 6 मूल अधिकार हैं। समता का अधिकार आपने देखा 14 से 18 में, स्वतंत्रता का 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 22 से 24 होगा यहाँ पे, धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30, संपत्ति का अधिकार 31, कट है यहाँ पे आप समझ गए होंगे, और संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया ना, इसीलिए कट कर दिया गया है। नोट यानी ध्यान दें, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों को मिलता है। काफ़ी बार यहाँ से सवाल आया है और बहुत बार कन्फ्यूजन भी होता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 20 और 15, 16, 19, 29 और 30 बस भारतीय को मिलता है। हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो जाता है। अस्थायी आवास या अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है, ध्यान रखें। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित करते हैं। मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है। ध्यान रखें, मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को कहते हैं। मूल अधिकार सुप्रीम कोर्ट के तहत 32 के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा 226 के तहत कहिए कि रक्षा किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि देखिए भाग 4 को समझना है और 36 से 51 को देखना होता है भाग 4 के लिए, जैसा कि आपको शुरुआत में ही बताया गया था। आज के इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा।